दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों अगर हम बात करें तो इस लेक्चर में हम जो है आगे के जो टॉपिक्स है वो क्या कवर करने वाले हैं। बिफोर कंटिन्यूइंग विद दिस लेक्चर वी विल बी ब्रीफिंग हैव अ ब्रीफ अबाउट द लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव कम टुवर्ड्स द मीनिंग व्हाट इज इकोनॉमी। हमने समझा था कि इकोनॉमी क्या होता है। फिर साथ ही साथ हमने क्या समझा था, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, हमने ये चीजें भी क्या की थी, आपकी क्या समझी थी। सही बात है। अब ये दोनों ही चीजें हमने क्या किया था, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से क्या क्लियर आउट क्या कर लिया था। बट इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द टॉपिक दैट इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र। अब ऐसी क्या चीज है जो क्या करती है, हमारे इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है महाराष्ट्र की उसमें क्या हेल्प करती है। तो सबसे पहली चीज हम ये समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं एक्चुअली इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है। हमने ऑलरेडी जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था इन द बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तो हमने वहां पे चीजें समझी थी आपके इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या करता है, कंसिस्ट करता है अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को भी, प्लस ये क्या करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो आता ही है लेकिन साथ ही साथ जब क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का रेज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका, उसे हम लोग आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या बोलते हैं। इतनी क्लियर है चीजें। तो चलो एक एक करके हम लोग चीजें समझते हैं। यहां पे अगर मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारे जो सेक्टर्स होते हैं, बेसिकली अगर मैं बात करूं हमारे यहाँ पे जो एक सेक्टर्स है वो आपके तीन सेक्टर्स में क्या डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज योर एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकंड वन इज योर इंडस्ट्रियल एंड थर्ड वन इज योर सर्विस सेक्टर। ठीक है, जिससे प्राइमरली अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, सेकेंडरी भी और टर्शियरी सेक्टर के नाम से भी क्या जाना जाता है। अब प्राइमरी सेक्टर क्या होता है सर, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शियरी क्या होता है, हो सकता है कि कुछ लोगों को नहीं मालूम, तो मैं ब्रीफिंग कर देता हूं थोड़ा। देखो प्राइमरी सेक्टर मतलब क्या है, एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसा ऑक्यूपेशन जो क्या है आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पे बेस्ड है, तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी सेकेंडरी सेक्टर, तो सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, जो आपके रॉ मटेरियल्स को आपके प्रोसेस करके एक नया प्रोडक्ट बनाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इंडस्ट्री या फिर सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। अब टर्शियरी में क्या होता है, टर्शियरी इज अ काइंड ऑफ सर्विस सेक्टर, जहां पर हम क्या करते हैं, आपके सर्विसेज देते हैं, प्राइमरी सेक्टर को भी देते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को भी देते हैं, एज वेल एज द कंज्यूमर्स जो होते हैं उनको भी हम क्या करते हैं, सर्विस क्या प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और ये एग्जांपल आप लिख देना जरूर। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें तो अब एग्रीकल्चर सेक्टर्स और जो अलाइड एक्टिविटीज है वो क्या करती है, आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखो मेजरली अगर मैं बात करूं तो आपका जो सेक्टर्स है वो तीन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विस में डिवाइड करता है। बट एग्रीकल्चर सेक्टर आगे चल के आपके दो एक्टिविटीज में डिवाइड हो जाता है। पहला आता है आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटी, दूसरा आता है आपका अलाइड एक्टिविटी। एग्रीकल्चर एक्टिविटी नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी जो हमें क्या करता है, हमें हेल्प करता है कि हम क्या कर सके, हमें क्रॉप क्या उगा सके या फिर जो खेती बाड़ी है वो हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज आपकी कंसिस्ट क्या होती है, आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में होती है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी अलाइड एक्टिविटीज, तो अलाइड एक्टिविटीज क्या होती है, एक ऐसी एक्टिविटी जो हमें एग्रीकल्चर करने में हेल्प करती है, तो उसको हम अलाइड एक्टिविटीज, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर डूइंग कैटल ब्रीडिंग, मतलब गाय बछड़े ये सब पालना, तो ये आपके कैटल ब्रीडिंग में आ गया। फिर उसके बाद हॉर्टिकल्चर होता है, ये आपकी अलाइड एक्टिविटीज में आ गया। आई होप आपको अलाइड और एग्रीकल्चर एक्टिविटी दोनों समझ में आ गया। अब जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 2017-18, तो उसमें क्या देखा गया, तो जीएसवी जो था आपके 12.2% था आपके 2016-17 में, तो वही 15.3% था आपके 2001 और 2 में। अब सबसे पहली चीज जीएसवी होता क्या, यहीं पे मैं एक छोटा सा डायग्राम यहां पे बनाऊंगा। अब हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ा था, जहां पर हमें यह पद समझ में आया था कि इसका जीएसडीपी का मतलब क्या होता है। मतलब कि आपके पूरे अकाउंटिंग ईयर जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, उसमें पूरे महाराष्ट्र में जितने भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुए रहेंगे उसकी जो एक मॉनेटरी वैल्यू होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीएसडीपी बोलते हैं। सही बात है। अब जो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। आपके एग्रीकल्चर सेक्टर से भी फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है, आपके इससे क्या बोलते हैं, इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी बन के आता है, आपका सर्विस सेक्टर्स पे भी आता है। तो ये जो जीएसडीपी होता है ये आपके तीनों सेक्टर्स को क्या करता है, कंसिस्ट करता है। क्या करता है आपका दोस्तों, कंसिस्ट करता है। सही बात है। यार मतलब ये तीनों है, आपका प्राइमरी ले लो, सेकेंडरी ले लो, टर्शियरी ले लो, ये तीनों ही सेक्टर को क्या कंसिस्ट करता है। अब ये कॉन्सेप्ट कुछ आपके बर्थडे के केक की तरह हो गया। अब जब भी दोस्त का बर्थडे होता है तो हम क्या करते हैं, हम कॉन्ट्रो करते हैं, बोलते ना कि जैसे फॉर एग्जांपल 3 दोस्त ले लेते हैं। ठीक है, एक का नाम है प्राइमरी नाम है, एक का नाम सेकेंडरी, एक का नाम टर्शियरी है। सही बात है। अब ये तीनों दोस्तों ने क्या किया, अब ये भाई 100 रुपया जमा करना था, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया जमा हुआ है, तो प्राइमरी वाले ने 50 दिया था फॉर एग्जाम्पल, इस भाई ने 25 दिया था, इस भाई ने क्या दिया था, 25 दिया था। समझ में आ गया। तो अब क्या बोलोगे कि
प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना था? 50 था। सेकेंडरी का कितना था? 25 था। टर्शरी का कितना था? 25 था। सेम चीज। तो इसका जो टोटल अमाउंट हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे अमाउंट जो है केक के लिए जमा हुआ। अब सेम चीज एग्जांपल को रिलेट करते हुए अब समझना क्या हो गया। अब 50% जो है जीएसडीपी जितना भी आया, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल जो जीएसडीपी 100% 100 आया, ठीक है। अब उसमें प्राइमरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन था? 50% था। सेकेंडरी सेक्टर का कितना था? 25% था। टर्शियरी सेक्टर का कितना था? आपका 25% था। ये जो कॉन्ट्रा होता है इसी को चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका जीईएसवे। मतलब क्या होता है? ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। मतलब आपके जीएसडी पे में ईच सेक्टर का कितना कॉन्ट्रा होता है वो हमें कैसे पता चलता है? हमें जीएसवी से पता चलता है, यानी ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड से पता चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 2016-17 का जो आपका जीएसडीपी निकाला गया, यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो वैल्यू निकाली गई, उसमें आपके एग्रीकल्चर सेक्टर का जो जीएसवी था वो कितना था? 12.2% था। वही अगर मैं बात करूं 2001 और 2 का जो जीएसवी था वो कितना था? 15.3% था। अब ये क्या हो गया? पहले ज्यादा था लेकिन अब क्या हो गया? कम हो गया। रीजन क्या है? सबसे पहली चीज, रीजन क्या आता है? रीजन बहुत सारे आते हैं। सबसे पहले आपका क्लाइमेटिक कंडीशन आता है। कभी आपने देखा होगा, सॉरी, हाँ, आप सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है कभी भी बदलता रहता है। अचानक बारिश हो जाती है, कई साल तो ऐसा भी होता है कि जो बारिश नहीं होती। दूसरी चीज, यहाँ पे जो मार्जिन प्रॉफिट होता है वो कम होता है। तीसरी चीज, लोगों को नॉलेज नहीं होती है। चौथी चीज, लोगों का जो इंटरेस्ट है वो चेंज होता जा रहा है। आज लोग प्राइमरी सेक्टर में इतना इन्वॉल्व नहीं रहते, एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना इन्वॉल्व नहीं रहता, फार्मिंग में इतना इन्वॉल्व नहीं रहते। रीजन क्या है? क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है। रीजन क्या है? अच्छी खासी लोगों की जो मार्जिन होनी चाहिए क्रॉप प्रोडक्शन के बाद, वो अच्छी खासी प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज रीजन की वजह से ही क्या हुआ है? आपका जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड है वो क्या हो गया? पहले के कंपैरिजन में क्या आपका कम हो गया। आई होप आपको ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। जीएसडीपी में हर एक सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है वो हमें किससे पता चलता है? जीएसवी यानी ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में। समझ में आ गया? चलो अब आगे बात करते हैं। अब यहां पे सबसे पहली चीज हम लोग क्या देखेंगे? अब हम यहां पे देखेंगे आपके रीजंस क्या है। क्या आ गया आपका? जनरल प्रॉब्लम्स क्या आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में? एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें प्रॉब्लम्स क्या है? ऐसे प्रॉब्लम्स जो हर एक फार्मर्स को क्या करना पड़ता है? फेस करना पड़ता है। इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहली चीज, डिक्रीज इन एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स इज इक्वल्स टू लो फार्म प्रोडक्टिविटी। अब क्या हो गया? पहले आपके जो लैंड्स हुआ करते थे उसमें जो फार्मर्स हुआ करते थे, फार्मर्स के बाद बहुत बड़े बड़े लैंड्स हुआ करते थे। लेकिन आज अगर मैं बात करूं तो आज हर एक, अगर कोई फार्मर है तो हर एक फार्मर के पास क्या होता है? आपका जो लैंड होता है वो क्या होता है? छोटे छोटे लैंड होते हैं। एक रीजन ये हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, कल को मेरी शादी हुई और मेरे बच्चे हुए, फॉर एग्जांपल 4 बच्चे मेरे, ठीक है। अब मेरी कितनी थी? आपकी 5 एकड़ की जमीन, यानी कि आपके 2 हेक्टर क्या मेरे पास जमीन थी। अब अगर वो 4 नहीं लेते, चलो सीधे सीधे 5 से बात करते। अब मैं अकेला फार्मर था, मेरे पास कितना था? आपका 5 हेक्टर का क्या जमीन था, और मैं अच्छा खासा क्या कर रहा, सॉरी 2 हेक्टर का जमीन था, अच्छा खासा मैं क्या काम क्या कर रहा था। अब जब मेरे आगे वाली जो जनरेशन आती है, यानी जो मेरे बच्चे होते हैं वो आते हैं, अब 5 बच्चे फॉर एग्जाम्पल, तो अब क्या होगा? 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, ऐसे करके मेरे पांचों जो बच्चे उसमें क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो पर जो चिल्ड्रन रहेगा, यानी पर चाइल्ड मुझे हर एक पर चाइल्ड को कितना लैंड मिल रहा है? आपका 1-1 एकड़ क्या लैंड क्या मिल रहा है। सही बात है। तो यहां पे जो एवरेज साइज लैंड होल्डिंग, जब मैं था तो मेरे पास लैंड होल्डिंग कितनी थी? आपके 2 हेक्टर यानी 5 एकड़ की क्या थी? मेरे पास लैंड होल्डिंग थी। बट जब मेरे आगे वाली जनरेशन आई तो उसके पास कितना रहेगा? उसके पर एक के पास कितना रहेगा? 1 एवरेज। तो इस वजह से क्या हो गया? आपका जो लैंड साइज है वो क्या हो गया? कम हो गया। अब यहां पे रीजन हो सकता है कि वो जो 3 हो, 3 में से हो सकता है कि कुछ लोग जो जमीन को क्या कल्टीवेट करें, बट इट माइट हैपन कि जो उसमें से कुछ हो वो क्या करे? वो जमीन को कल्टीवेट ना करे, किसी और चीज के लिए यूज करे। अब यहां पे क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल 3 लोग हैं, 3 लोगों ने लैंड कल्टीवेट ठीक है, उन्होंने किसी और पर्पस के लिए क्या यूज किया। फॉर एग्जांपल दे माइट हैव सेटअप विद द इंडस्ट्रीज, या फिर उन्होंने घर बना लिया। अब 2 है वो लैंड कल्टीवेट कर रहे, तो पहले जितना प्रोडक्शन होता था क्या उतना प्रोडक्शन आज होगा? नहीं होगा। That is what it is said that a decrease in average size of land holding is equals to low farm productivity. फिर इंक्रीज नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। अब क्या हो गया? इसके वजह से क्या हुआ? कहीं ना कहीं जो फार्मर्स है, अब फार्मर्स क्या हो गए? बढ़ गए। जो नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स मतलब क्या होता है? एक ऐसे फार्मर जो क्या करता है? आपके 2 हेक्टर तक क्या लैंड कल्टीवेट करते हैं। मतलब 2 हेक्टर मतलब कितना होता है? देखो 1 हेक्टर इज इक्वल्स टू
1 हेक्टर लैंड इज इक्वल टू 2.5 एकर्स होता है, सही बात है। अब 2 हेक्टर मतलब कितना होगा, 2.5 मतलब कितना हो गया आपका 5 एकड़ का जो जमीन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका 5 एकड़ का जमीन बोलेंगे, मतलब 2 हेक्टर इज इक्वल टू 5 एकड़ ऑफ लैंड। तो यहाँ पे जो स्मॉल फार्मर्स मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ये कि ऐसा कोई भी फार्मर जो 5 एकड़ तक लैंड या फिर 2 हेक्टर तक का लैंड क्या कल्टीवेट करता है, दे आर कंसिडर्ड टू बी द स्मॉल फार्मर्स। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द मार्जिनल, मार्जिनल मतलब एक एक्स्ट्रा मतलब क्या हो गया, मतलब मार्जिनल फार्मर मतलब ऐसा फार्मर जो क्या करता है 1 हेक्टर तक लैंड कल्टीवेट करता है। 1 हेक्टर कितना होता है, 2.5 एकड़ तक का लैंड कल्टीवेट करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल फार्मर्स क्या बोलते हैं। फिर एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स टू सॉइल डिग्रेडेशन। आप मार्केटिंग में अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि अब फार्मर्स जो है उतना उनको नॉलेज नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि उनको उनके इंफॉर्मेशन देने के लिए कुछ सोर्सेज नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, वो आपके हरास होते हैं या फिर जो उनको गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है, जिसकी वजह से वो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं अपने क्रॉपिंग के लिए या फिर फार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं। या फिर एक माइंडसेट हम ये भी पकड़ सकते हैं कि वो इस वजह से यूज करते हैं ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो, जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो उनका मुनाफा बहुत ज्यादा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो आपके फर्टिलाइजर्स जो है, केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं, तो क्या होता है, जो सॉइल होता है वो क्या होता है, खराब होने, उसकी जो क्वालिटी होती है वो क्या फॉल होने लगती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल डिग्रेडेशन बोलते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर एग्रीकल्चर इंडेप्टनेस। अब एग्रीकल्चर इंडेप्टनेस की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अब जो किसान होता है, किसान की जो प्रॉफिट मार्जिन होती है बहुत कम होती है, अगर मैं बात करूं तो ना के बराबर होती है, सही बात है। अब वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करने के लिए आपके लोन्स उठाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल खरीफ सीजन आ गया, रबी सीजन आ गया, तो वो क्या करता है, आपका लोन लेते हैं। अच्छा लोन तो ले लेते हैं अच्छी खासी, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने क्रॉप लगाया लेकिन बारिश नहीं हुआ। अब बारिश नहीं हुआ तो क्रॉप क्या हो गया, आपका खराब हो गया। अब हो सकता है कि बारिश हुआ लेकिन बहुत ज्यादा बारिश हो गया, तो चीजें थोड़ी खाओ, मतलब ज्यादा खाओ तो भी प्रॉब्लम और कम खाओ तो भी प्रॉब्लम, हमें क्या बैलेंस चाहिए रहता है। तो सेम चीज अगर बारिश कम हुई तो भी प्रॉब्लम, अगर बारिश ज्यादा हुई तो भी प्रॉब्लम। तो इस वजह से क्या होता है, आपका जो खेती होता है वो नुकसान हो जाए। अब खेती क्या हो गया, किसान का नुकसान हो गया। अब वो कर्जा क्या हो गया, कर्जा उसको देना पड़ेगा, पैसे तो आएंगे नहीं, तो वो क्या हो गया, कर्जदार हो गया। तो ये चीज क्या होती है, इसी चीज को हम लोग एग्रीकल्चर इंडेप्टनेस बोलते हैं। फिर वो वापस क्या करेगा, उस कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेगा या फिर वापस खेती करने के लिए और लोन लेगा। तो इसके ऊपर क्या कर्जा क्या बढ़ता जाता है एग्रीकल्चर का, समझ में आ गया। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है, आपने देखा होगा। द मोस्ट ऑफ द फार्मर्स यूज द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स मतलब कैसे होता है, आपका जो मुनीम होता है उसके पास जाएंगे या फिर जो जमींदार होते हैं उनके पास जाएंगे या फिर रिलेटिव से क्या करते हैं, अपना कर्जा क्या काटते हैं। फिर अब आप क्या था, पूरा पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड इन रिफॉर्म्स एंड एडवर्स क्रॉप पैटर्न। अब यहाँ पे क्या चीजें होती है कि जो लैंड रिफॉर्म के होता है, वो लैंड रिफॉर्म वो लोग अच्छे से कर पाते क्या, अच्छे से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, खेती अच्छे से हो पाती है, नहीं हो पाती। ड्राई लैंड एंड इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज, मतलब क्या हो गया, जो जमीन होती है वो क्या होती है, आपकी सूखी पड़ी रहती है और वहां तक इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं होती है। इरिगेशन मतलब क्या होता है, जब बारिश नहीं होती तो फार्मर्स क्या करते हैं, आपके जो सोर्सेज होते हैं, यानी जो दरिया होता है पानी का, वो क्या पाइप के थ्रू या फिर अलग अलग जो सोर्सेज होते हैं उसके थ्रू क्या पहुंचाते हैं। बट आज कंडीशन ऐसी है कि उनके पास इरिगेशन की फैसिलिटीज भी अच्छी खासी नहीं है, तो वो क्या पानी पहुंचा पाते क्या खेतों तक, नहीं। जब तक खेत में पानी नहीं पहुंचेगा तो क्रॉप होगा क्या, अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद आता है आपका लैक ऑफ कैपिटल, बट ऑब्वियसली बात उनके पास पैसे है क्या, पैसे बिल्कुल नहीं है भाई। फिर इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रूरल डेवलपमेंट प्लान्स। अब रूरल डेवलपमेंट प्लान्स क्या होता है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जो कि डिजाइन की जाती है तो रूरल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं उनका डेवलपमेंट किस तरह से किया जा सके या फिर उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरह से बढ़ाया जा सके, इसके बारे में क्या रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, एक स्ट्रैटेजी होती है। बट यहां पे क्या होता है, रूरल डेवलपमेंट का जो प्लान तो है बन जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू इंप्लीमेंटेशन तो इंप्लीमेंट उसका अच्छे तरीके से किया नहीं जाता, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें क्या होती है, डिपेंड बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस, बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से ये चीज होती है। लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटीज, मार्केटिंग फैसिलिटीज इजिली अवेलेबल नहीं है, कैसे भेजना है, किस तरह से भेजना, पैकेजिंग किस तरह से, ब्रांडिंग किस तरह से, ये पता नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो आगे वाला जो सप्लाई चेन में जो आगे वाला जो बंदा रहता है किसान के बाद, वो खरीदता है, वो बहुत सस्ते दाम में खरीद लेता है, तो उनको फायदा होता है क्या, नहीं। इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, ऑलरेडी मैंने ये चीज पॉइंट आपको समझाया, तो आई होप आपको इतनी चीजें जो है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मेजर्स व्हिच आर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सब सॉरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एक्चुअली, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड्स। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्वालिटी वाइज जो सीड्स है वो क्या कर रही है, आपके बांट रही है, और वो भी क्या कम से कम दाम में। फिर उसके बाद नंबर ऑफ आउटलेट्स फॉर फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूशन,
पहले क्या होता, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड इतने मिलते नहीं था, अगर मिलते तो कभी लो क्वालिटी के मिलते थे या फिर अच्छे नहीं मिलते थे, या फिर मिलते थे तो जो क्या करते थे, जो आपके सॉइल को खराब कर देंगे वैसे क्या मिलते थे। अब यहाँ पे जो शॉप से आपके फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की वो क्या कर दिए, बढ़ा दी गई है। आउटलेट्स का मतलब क्या होता है, आपका शॉप्स हो गया, ठीक है, सीधी सादी भाषा में। डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, अब इरिगेशन की जो फैसिलिटीज है उसको भी क्या बढ़ाने का कोशिश किया। फिर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर पंप्स एंड एफर्ट्स टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिमांड। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो एग्रीकल्चर पंप होता है, आपने देखा होगा ना कि एक पंप होता है जिसमें से पानी बाहर निकल के आता है, और लोग क्या बनाते हैं, कैवल जैसा रास्ता बना देते हैं मिट्टी से, ठीक है, जो खेतों में जाके डायरेक्टली उनके जुड़ता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या किया, जो पंप्स को क्या इलेक्ट्रीफाई कर दिया, पेट्रोल डीजल बिना इलेक्ट्रीफाई कर दिया, और यहाँ पे ये फैसिलिटीज भी दे दी है कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो आप क्या आप अपने डिमांड, अगर आप डिमांड करो तो आपकी डिमांड पे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का मालूम मिल भी सकती है। फाइनेंशियल असिस्टेंस एज पर रिक्वायरमेंट, अब गवर्नमेंट जो है बहुत सारे स्कीम्स चलाती है, बहुत सारे लोन चलाती है, जिसके तहत आपके जो फार्मर्स होते हैं उनको क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस भी क्या मिलता है। फिर अब यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी क्या चलाती है, जिसकी वजह से उनको ये पता चले कि एक्चुअली एग्रीकल्चर करना कैसे है, परफॉर्म कैसे करना है, ये सारी चीजों के बारे में उनको क्या नॉलेज मिल सके। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट चीज आ जाए आपके इंडस्ट्री सेक्टर की। When I'm talking about the industry sector, it reflects towards the secondary industry, ठीक है। अब इंडस्ट्री सेक्टर में अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्री सेक्टर क्या करता है, आपका एक मेजर रोल क्या प्ले करता है, सही बात है, 2 मिनट। हाँ, महाराष्ट्र अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र अगर सबसे ज्यादा जो जाना जाता है वो आपके इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है, सही बात है, और इसको इंडस्ट्रियली एडवांस स्टेट भी क्या कहा जाता है। अब कहीं ना कहीं ये जो इंडस्ट्री है इसके पास इतना पोटेंशियल है कि वो क्या, जो फार्मिंग सेक्टर्स में, जो फार्मिंग सेक्टर में जो लैंडलेस लेबर्स होते हैं, जो टेनेंट्स होते हैं, उनसे उन्हें क्या करता है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट क्या दे सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपकी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट जनरेट्स हाई इनकम एंड हाई प्रोडक्टिविटी। मतलब क्या बोला गया है कि जिसकी वजह से जो डाइवर्सिफिकेशन है, डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या हो गया, अब जो लोग है वो क्या अलग अलग सेक्टर्स में क्या काम करना, इंडस्ट्री के अलग अलग सेक्टर्स में क्या काम करेंगे, जिसकी वजह से डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और उनकी जो इनकम और जो प्रोडक्टिव इनकम तो बढ़ेगी, और साथ ही साथ जो प्रोडक्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा। अब एएसआई यानी एनुअल सर्वे के हिसाब से अगर मैं बात करूं, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री के हिसाब से अगर बात करूं 2016-17 में जो हुआ था, उसके हमें क्या पता चलता है कि महाराष्ट्र जो है वो आपके टॉप पोजीशन में क्या लीड करता है बाकी स्टेट के कंपैरिजन, मतलब टॉप पोजीशन पे। अब नेट वैल्यू एडेड मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसको जो हमने पढ़ा था। तो अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो 18% आपका क्या है, एनवीए, ये ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड नहीं या फिर नेट स्टेट वैल्यू एडेड नहीं, ये एनवीए मतलब आपकी जीडीपी में, आपकी जीडीपी में अगर मैं बात करूं यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, पूरे कंट्री में आपका ये जो है इंडस्ट्री सेक्टर है कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, आपका 18% कंट्रीब्यूट करता है। कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, 18%। 2 मिनट गाइस मुझे कंफर्म करने दो। हाँ, कितना आपका 18% क्या करता है, आपका ये कंट्रीब्यूट करता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो एफडीआई और लोगों की ये जो है, अगर कोई फॉरेनर इन्वेस्टर्स है जो दूसरी कंट्री का जो इन्वेस्ट करना चाहता है इंडिया में, तो उसका जो पहला पसंद होता है, जो पहली चीज होती है वो क्या होता है, पहला चॉइस जो होगा वो आपका महाराष्ट्र होता है। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे एफडीआई की, तो हम लोग सभी से जानते हैं कि हमारा जो कंट्री है इंडिया, अब वहां पे ईयर 1991 में क्या गया था, एक बहुत ही ज्यादा इवोल्यूशन हुआ था, एक नई पॉलिसी क्या हुई थी आपके इंप्लीमेंट हुई थी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का इंप्लीमेंट हुई थी। जिसके पहले अगर मैं बात करूं, अगर किसी बाहर की कंट्री को, बाहर की कंट्री के इन्वेस्टर्स को अगर हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करना है या फिर आउटलेट स्टार्ट करना है या फिर चेन स्टोर स्टार्ट करना है, तो उसको बहुत सारे प्रोसीजर्स क्या करने पड़ते थे, फॉर्मुलेट करने पड़ते हैं। बट एज पर द लिबरलाइजेशन एक्ट 1991 के तहत क्या हुआ, जो एफडीआई का जो पूरा पाथ था वो क्या हो गया, क्लियर हो गया, रास्ता जो था पूरा क्लियर हो गया। अब वो इजीली क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट क्या कर सकते हैं। अगर साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो जितने भी कंट्री में भी हमारे स्टेट्स है उनके कंपेरिजन में जो महाराष्ट्र स्टेट है वो नंबर 1 पर रैंक करता है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। और साथ ही साथ अगर बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं, तो जितने भी एफडीआई आते उसमें सबसे पहला नाम अगर किसी स्टेट का लिया जाता है तो वो किसका लिया जाता है, आपके महाराष्ट्र का लिया जाता है। अब यहाँ पे एक आंकड़े की अगर बात करूं, अप्रैल 2000 अप्रैल से लेकर आपके 2017 के सितंबर महीने तक टोटल कुछ नहीं तो आपके कितने, आपके 6,11,760 करोड़ की जो टोटल क्या इन्वेस्टमेंट जो महाराष्ट्र स्टेट ने क्या की है, आपके गेन की है। अब ये जो जितने भी एफडीआई, मतलब टोटल जितने भी एफडीआई हमारे इंडिया में क्या इन्वेस्ट किए जाते हैं यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, उसका ये कितना है 31%, मतलब अकेला 31% क्या करता है आपका जो महाराष्ट्र क्या करता है, आपका प्रोवाइड करता है। क्लियर हो गया।
अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे पहली चीज डिले इन गवर्नमेंट प्रोसीजर। बहुत भाई ऑफिसों में, जो गवर्नमेंट ऑफिसों में जो फाइलें पड़ी की पड़ी रह जाती है, लेकिन उसका कुछ होता नहीं है, फाइल आगे सरकती नहीं है। बहुत सारे रीजन होते हैं कि जो ऑफिसर्स होते हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करते, जो प्रोसीजर होता है बहुत ज्यादा लंबा हुआ करता था पहले की, अभी नहीं। आप कुछ समझ सकते हो, ठीक है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर स्किल डेवलपमेंट। अब यहीं पे साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इतनी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। आज हमें जो पैटर्न फॉलो किया जाता है, हम जब स्कूलिंग करते हैं तो हमें थियरी सिखाया जाता है, प्रैक्टिकली चीजें नहीं सिखाई जाती है। और जब हम निकलते तो हम इंटर्न्स एज इंटर्न्स काम करते हैं, फिर जिसकी वजह से हमें उतनी भी डेवलपमेंट नहीं, उतनी भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि हम हमारे स्किल्स का जो है डेवलप कर सके। लैक ऑफ अपडेटेड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो इतनी अपडेटेड नहीं है अपडेटेड, लेकिन बाकी जो कंट्रीज है उनके कंपैरिजन में जो हमारी टेक्नोलॉजी आज भी अपडेटेड है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड मोटिवेशन टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स। अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, एक जो सिस्टम होता है, एक जो चीजें होती है, वो इतनी अच्छे से डेवलप नहीं है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, जो मोटिवेशन है नए एंटरप्रेन्योर्स को मिलता ही नहीं है, बढ़ावा नहीं मिलता। बट अगर मैं बात करूं तो कोरोना का बाद से ये चीज थोड़ी सी सुधरी है और लोग क्या कर रहे हैं, अब एंटरप्रेन्योर्स को क्या बहुत ज्यादा क्या मोटिवेट करें। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स नहीं रन किए जा रहे। साथ ही साथ रीजनल इंबैलेंस। रीजनल इंबैलेंस मतलब क्या हो गया, कहीं पे बहुत ज्यादा क्या डेवलप हुआ है, कहीं पे कम डेवलपमेंट हुआ है, कहीं पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा तो कहीं पे ना के बरोबर है, कहीं पे रिसोर्सेज बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते तो कहीं पे नहीं अवेलेबल होते। तो ये जो इंबैलेंस है, ये भी क्या एक मेजर प्रॉब्लम है आपके महाराष्ट्र स्टेट के इंडस्ट्रीज के लिए। अब मेजर्स क्या लिए गए? सबसे पहली चीज सिंगल विंडो सेल इनिशिएट कर दिया गया। अब प्रॉब्लम ये आ रहा था कि फाइल के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था, अब आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में जाना है। आप एक ऑफिस जाओ, वहां पे आपकी सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करो, वो आपको क्या क्लीन चिट क्या देंगे। अगर आपको महाराष्ट्र स्टेट में क्या करना है, आपको इन्वेस्ट करना है या फिर आपको इंडस्ट्री चालू करनी है, तो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो? महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आपका फैसिलिटेशन सेंटर है, जिसको हम लोग मैत्री भी बोलते हैं, वो क्या करता है, आपको ऑनलाइन सारी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोसीजर के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, सारी चीजों के बारे में। अब यहाँ पे क्या किया गया है, आपके अवार्ड देना भी चालू किया गया, रिवॉर्ड देना भी चालू किया। जैसे फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ काइंड ऑफ बिजनेसमैन जो क्या करता है, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करता है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी है महाराष्ट्र इंडस्ट्री में, तो उसको क्या किया जाता है, उसको अवार्ड दिया जाता है, ताकि जो लोग हैं इससे मोटिवेट हो और भी ज्यादा क्या पार्टिसिपेट करें आपके इस चीजों में। फिर क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स टू बूस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कुछ जो एरियाज है उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी क्या किया, कंसिडर क्या किया गया है, ठीक है। और महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम रन किया जा रहा है, जो कि पूरे स्टेट में क्या किया गया, इंप्लीमेंट किया, जिसके तहत लोन्स के बारे में पता चलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, बिजनेस किस तरह से वर्कआउट करना चाहिए, प्रोसीजर्स क्या, ये सारी चीजों के बारे में क्या किया जाता है, आपका इंफॉर्मेशन क्या लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सर्विस सेक्टर की बात करूं तो सर्विस सेक्टर सीधी सीधी बात है, सर्विस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज टर्शियरी सेक्टर भी हम इसे बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो सर्विस सेक्टर है उसमें क्या क्या आता है आपके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो आपका एजुकेशन आता है, ये सर्विस सेक्टर में आ गया, आपका टैक्सेशन, अकाउंटिंग, ये सारी चीजें जो होती है आपके सर्विस सेक्टर में क्या आती है। अब ये जो सर्विस है ये आपके बिजनेस को भी देता है, फाइनल कंज्यूमर्स को भी देता है, समझ में आ गया। अगर बिजनेस को दे रहा है तो कैसे दे रहा है, जैसे इंश्योरेंस वाली फैसिलिटी देता है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग सर्विसेज की फैसिलिटीज देता है, तो ये क्या हो गया, आपके बिजनेस को दे रहा है। अब इंश्योरेंस की सर्विसेज वो आपके फाइनल कंज्यूमर्स को मिलता है। अगर आप चाहते हो इंश्योरेंस करवा, तो क्या जो सर्विस सेक्टर है आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटी देगा। लोग लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, व्हीकल इंश्योरेंस लेते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें। अब ये एक मात्र एक ऐसा सर्विस सेक्टर, एक मात्र एक ऐसा सेक्टर है जो क्या करता है, जो एम्प्लॉयमेंट है वो लार्ज नंबर पे क्या करता है, डेवलप करता है, और साथ ही साथ फास्टेस्ट ग्रोइंग क्या सेक्टर है। अब अगर मैं बात करूं तो जीएसडीपी में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना, 54.5% है। कितना है, मतलब जो जीएसबी है उसका कितना है आपका 54.5% है। मतलब सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर है किसी का जीएसडीपी में तो किसका है, आपका टर्शियरी सेक्टर का। कोर एरियाज है डेवलपमेंट के, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, इसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करना है, फिर उसका फिनटेक कंपनीज हो गई, इसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करना है। तो ऐसे बहुत सारे क्या कोर एरियाज भी है डेवलपमेंट के, तो इस कोर एरियाज के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको चीजें समझे होंगे। आई नो कि लेक्चर जो आपके 24 मिनट्स 22 सेकंड्स समथिंग पार कर चुका है। आई होप आपको चीजें समझिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।